हेलो स्टूडेंट, मैं आफ्ताब आलम और अभी आप देख रहे हैं ER कॉन्सेप्ट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं, पिछली जो वीडियो में हमने बात की थी इंटेलिजेंस के बारे में, तो कुछ थ्योरीज़ को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे जाएंगे और डिफरेंट तरह की जो और थ्योरीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, यानी परिभाषा क्या है, उसके टाइप्स को हमने देखा था और उसके सिद्धांत को हमने देखा था। तो एक बार पहले रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बुद्धि की डेफिनेशन देखी थी, यानी कि समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को स्वीकार किया गया था। स्टर्न ने, बर्ट ने और क्रूज ने कहा था कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट है। जबकि अगर हम बात करें तो सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को बकिंघम और डियर बॉर्न ने स्वीकार किया था। इनका कहना था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जबकि अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को बीने ने और टर्मन ने स्वीकार किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेसलर, रॉबिन्सन और स्टैनफोर्ड ने इन तीनों को एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एबिलिटी टू लर्न, इन तीनों को एक कंबाइन करके उन्होंने डिफिनेशन देने की कोशिश की थी। तो इस डिफिनेशन को हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बुद्धि के टाइप्स कौन कौन से हैं। सामाजिक बुद्धि, उसके बाद स्थूल या मूर्त बुद्धि और उसके बाद अमूर्त बुद्धि, जिसको देखिए थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। बुद्धि के हमने कुछ सिद्धांत को पढ़ा था पिछली क्लास में। एक कारक का सिद्धांत जिसको एल्फ्रेड बीने ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर यानी हिरार्किकल थ्योरी जो है फिलिप बर्नर ने दिया, बुद्धि संरचना इसको जेपी गिलफर्ड ने दिया, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने, बहुबुद्धि संरचना हॉवर्ड गार्डनर ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया, और त्रितंत्र सिद्धांत ट्रायर्की थ्योरी इसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत और समूह कारक का सिद्धांत को पढ़ा था। और आज की इस थ्योरी में हम पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी हिरार्किकल थ्योरी और बुद्धि संरचना जिसको जेपी गिलफर्ड ने दिया था ये पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक कारक का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि जो है अविभाज्य इकाई है। समस्त मानसिक कार्यों को करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है और ये इंडिविजुअल होती है। द्विकारक का सिद्धांत जिसमें कि स्पीयरमैन ने ये कहा था कि बुद्धि जो है दो तरह की योग्यताओं से मिलकर बनी है, एक जनरल एबिलिटी है और दूसरा स्पेसिफिक एबिलिटी है। तो जिसमें उन्होंने कहा था कि सामान्य योग्यता जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। कोई भी डेली का रूटीन वर्क अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमें सामान्य योग्यता की ज़रूरत पड़ती है और किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें विशिष्ट योग्यता की ज़रूरत पड़ती है। जिस मनुष्य में सामान्य योग्यता जितनी ज़्यादा होगी वो व्यक्ति उतना ज़्यादा बुद्धिमान कहलाएगा। तीसरा जो सिद्धांत था बहुकारक का सिद्धांत, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था और इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक स्वतंत्र कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक ढंग से प्रतिनिधित्व करती है। ये बातें इन्होंने कही थी। जबकि समूह कारक सिद्धांत को थर्स्टन ने दिया था और इन्होंने स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत और थॉर्नडाइक के जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, बहुकारक सिद्धांत है, इन दोनों के बीच जो है सामंजस्य, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया था। और इन्होंने कहा था कि बुद्धि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। एक जैसी मानसिक कार्यों को करने के लिए एक प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है। तो उन्होंने कुल 6 तरह के जो है प्राथमिक कारक बताए थे जिसको हमने पिछली क्लास में देखा था। न्यूमेरिकल फैक्टर, वर्बल फैक्टर, स्पेशियल फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर और मेमोरी फैक्टर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी हिरार्किकल थ्योरी, यानी कि बुद्धि का जो 2 फैक्टर है और मल्टी फैक्टर थ्योरी है और समूह कारक थ्योरी है, इस तीनों के बीच समन्वय करते हुए फिलिप बर्नर ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की
पदानुक्रमिक संरचना प्रस्तुत की और कहा कि मानवीय योग्यता एक कर्मिक रूप में व्यवस्थित होती है। उन्होंने कहा कि जो भी इंसान की एबिलिटी होती है, मनुष्य की एबिलिटी होती है, वो एक सीक्वेंस में होती है। और उन्होंने कहा कि ये जो सीक्वेंस है वो इस तरह से, सबसे पहले सबसे ऊपर जनरल फैक्टर होता है, सामान्य कारक। उसके नीचे उन्होंने कहा कि मुख्य समूह कारक यानी मेजर ग्रुप फैक्टर होता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि माइनर ग्रुप फैक्टर होता है, और सबसे नीचे जो है स्पेसिफिक फैक्टर होता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि सामान्य कारक क्या है, मुख्य समूह कारक क्या है, लघु समूह कारक क्या है और विशिष्ट कारक क्या है। तो सामान्य कारक को फिलिप वर्नर ने बुद्धि का सर्वाधिक व्यापक कारक कहा, जो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में सहायक होता है। इन्होंने कहा कि जो भी मानसिक कार्य है उसको करने के लिए, चाहे स्पेसिफिक कार्य हो चाहे मेजर ग्रुप कार्य हो, सबको करने के लिए कहीं ना कहीं सामान्य कारक जनरल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा उन्होंने कहा मुख्य समूह कारक। तो इन्होंने कहा कि सामान्य कारक जो उन्होंने सबसे ज़रूरी चीज़ बताई उसको दो कारकों में विभक्त किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। एक शाब्दिक व शैक्षिक योग्यता यानी वर्बल और एजुकेशनल एबिलिटी, और दूसरा गतिक व यांत्रिक यानी काइनेस्थेटिक और मैकेनिकल एबिलिटी। तो इन दो कारकों को ही मुख्य समूह कारक कहा गया है। ये जो दो कारक हैं इनको मिला करके मुख्य समूह कारक बनता है। शाब्दिक व शैक्षिक योग्यता को जो है तरल बुद्धि सिद्धांत तथा गतिक व यांत्रिक योग्यता को कैटल के ठोस बुद्धि सिद्धांत के समतुल्य माना गया है। कैटल ने जो थ्योरी दी थी फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, उसका जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसको वर्बल और एजुकेशनल एबिलिटी कहा गया है, जबकि उसका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है उसको जो है काइनेस्थेटिक और मैकेनिकल एबिलिटी के समान माना गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्य समूह कारक यानी जो मेजर ग्रुप फैक्टर है, जो कि जनरल फैक्टर के पार्ट के तौर पे वर्नर ने बताया है, वो कैटल के तरल बुद्धि सिद्धांत के समतुल्य माना गया है, उसके बराबर इक्विवेलेंट माना गया है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो फैक्टर है वो है माइनर ग्रुप फैक्टर। तो हमने पढ़ा कि दो जो मुख्य समूह कारक है, पहला वर्बल और एजुकेशनल एबिलिटी, दूसरा काइनेस्थेटिक और मैकेनिकल एबिलिटी। तो इनके जो है बहुत सारे छोटे छोटे लघु कारक होंगे, जिसमें वर्बल, न्यूमेरिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल और स्पेशियल में बांटा गया है। तो ये सारे जो छोटे छोटे समूह हैं ये मिलकर के एक लघु समूह कारक का निर्माण करते हैं। और जो सबसे लास्ट है स्पेसिफिक फैक्टर, तो जितने भी छोटे छोटे लघु कारक थे उसमें फिर लॉट्स ऑफ बहुत सारे जो है स्पेसिफिक फैक्टर होंगे। लघु समूह कारक को विशिष्ट मानसिक कार्य से संबंधित अनेक विशिष्ट कारकों में विभक्त किया गया है। इन विशिष्ट कारकों को स्पीयरमैन के एस कारक के समतुल्य माना गया है। स्पीयरमैन ने जो एस कारक सिद्धांत दिया था, एस कारक जो बताया था उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी में, उसके समतुल्य माना गया है स्पेसिफिक फैक्टर को। तो सबसे ऊपर जो है जनरल फैक्टर होगा, उसको फिर मेजर ग्रुप फैक्टर में बांटा गया है दो पार्ट में। फिर दोनों मेजर ग्रुप फैक्टर को 5 या 6 माइनर ग्रुप फैक्टर में बांटा गया है, और जितने भी माइनर ग्रुप फैक्टर हैं फिर उसको बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर में बांटा गया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जनरल फैक्टर की जो ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन स्पेसिफिक काम को भी करने के लिए माइनर ग्रुप फैक्टर, मेजर ग्रुप फैक्टर और जनरल फैक्टर सबकी ज़रूरत होती है। तो एक हिरार्किकल थ्योरी जो है फिलिप वर्नर ने दिया था। अब हम बात करते हैं बुद्धि की संरचना यानी कि मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको कि जेपी गिलफर्ड ने दिया था और उनके साथियों ने मिलकर बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया था। इन लोगों के अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। किसी भी मानसिक कार्य या प्रक्रिया या बौद्धिक कार्य को करने में इन तीनों आयामों की ज़रूरत पड़ती है। तो जेपी गिलफर्ड ने कहा कि किसी भी तरह की मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक कार्य को करने में सबसे पहले विषय वस्तु या सामग्री की आवश्यकता होती है, फिर दूसरा संक्रिया यानी ऑपरेशन की, और तीसरा उत्पाद यानी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने त्रिविमीय सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो त्रिविमीय सूत्र में इन्होंने बांट दिया कि 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही किसी भी मानसिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो एक एक करके आइए जानते हैं कि
विषय वस्तु या सामग्री क्या है, संक्रिया यानी ऑपरेशन क्या है, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है। तो विषय वस्तु या सामग्री कंटेंट, इस विमा का तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसके आधार पर संक्रियाएं की जाती है। मतलब ये कि किसी भी तरह की जो ऑपरेशन होंगी तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन जो है 5 प्रकार की विषय वस्तु या सामग्री के तौर पे हो सकती है। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड ने कहा कि ये जो सामग्री होगी, विषय वस्तु होगी, उसके अंदर 5 चीज़ें आएंगी, और इस पांचों की बुनियाद पर जो है विभिन्न मानसिक क्रिया जो है प्रारंभ होगी। तो पहला जो उन्होंने कहा कि दृश्यविक यानी विजुअल, दूसरा उन्होंने कहा ऑडिटरी यानी श्रावणिक, और तीसरा उन्होंने कहा सिंबॉलिक, चौथा वर्बल, और पांचवा बिहेवियरल यानी व्यवहारिक। तो दृश्यविक के अंतर्गत वैसे सारे इन्फॉर्मेशन जो हम आकृतियों या चित्रों से लेते हैं, वैसी सभी चीज़ें जो हम अपने वातावरण में देखते हैं और उससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो दृश्यविक के अंदर आ जाएगा। दूसरा जो है श्रावणिक, यानी कि वैसी सभी सूचनाएं जो हम सुन करके अपने वातावरण से हासिल करते हैं, वह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा सिंबॉलिक यानी सांकेतिक विषय वस्तु में संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, अंकों, अक्षरों आदि के माध्यम से प्राप्त की गई सूचना आती है। और चौथा है शाब्दिक वर्बल, इसका संबंध भाषा के द्वारा प्रस्तुत विचार से होता है। और पांचवा जो विषय वस्तु का पार्ट है वो है व्यवहारिक यानी बिहेवियरल। व्यवहारिक विषय वस्तु व्यक्तियों के बाहरी और आंतरिक व्यवहार से संबंधित होता है। तो इस तरह से ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी बुनियाद पर ये हमारे पास कंटेंट हुए, और इसकी बुनियाद पर हमारी जो मेंटल प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, वो प्रारंभ होगी। दूसरा जो विमा की बात की है जेपी गिलफर्ड ने, उसका नाम है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। तो संक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। इसका संबंध मानसिक कार्यों को करने से होता है। मानसिक स्वरूप क्या है यह पता किया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की उपक्रियाएं सम्मिलित है, जिसमें संज्ञान, कॉग्निशन, उसके बाद स्मृति अभिलेखन जिसे हम मेमोरी रिकॉर्डिंग कहेंगे, स्मृति धारणा यानी मेमोरी रिटेंशन, परंपरागत चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, गैर परंपरागत चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और मूल्यांकन इवेल्युएशन। तो ये सारे जो 6 पार्ट हैं ये ऑपरेशन के हो जाएंगे। कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और इवेल्युएशन। तो सबसे पहला है संज्ञान यानी कॉग्निशन। यह सीखने का प्रथम चरण है। वैसी सभी सूचनाएं जो सामग्री के रूप में थी उसे संज्ञान द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। दूसरा स्मृति अभिलेखन यानी मेमोरी रिकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत सभी सूचनाएं जिसे हम स्मृति में इकट्ठा करते हैं वह सब आते हैं। तीसरा है स्मृति धारणा यानी इसके अंतर्गत वैसी सूचनाएं जो लंबे समय तक स्मृति में रह जाती है, हमारी मेमोरी में रह जाती है, वो सारे सूचनाएं जो है मेमोरी रिटेंशन के अंदर आएंगे। चौथा है परंपरागत चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसके अंतर्गत परंपरागत ढंग से यानी पुराने ढंग से जो हम विचार करते हैं वो सारी चीज़ें आती है। गैर परंपरागत चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसके अंतर्गत नवीन ढंग से सोचने और विचार करने का ढंग है जो सृजनशीलता को भी इंगित करता है, यानी क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू होती है। और चौथा जो है वो मूल्यांकन। मूल्यांकन का संबंध सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने व निष्कर्ष पे पहुंचने की क्रिया है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है गिलफर्ड ने जो डायमेंशन बताया है वो बताया उत्पाद, प्रोडक्ट। यह भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ विभिन्न मानसिक क्रियाओं को करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसको भी 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला सूचनाओं की इकाइयाँ यानी यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। दूसरा है सूचनाओं के वर्ग, क्लासेस ऑफ यूनिट्स। तीसरा इकाइयों के संबंध, रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स। चौथा सूचना प्रणाली यानी सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पांचवा प्रत्यावर्तन प्रणाली यानी सिस्टम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जो लास्ट है छठा है वो निहितार्थ प्रणाली यानी सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीकेशन। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यूनिट, फिर दूसरा क्लास, तीसरा रिलेशन, चौथा सिस्टम, चौथे में इंफॉर्मेशन, पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन।
तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि गिलफर्ड ने जो तीसरी वीमा यानी डायमेंशन बताई है बुद्धि की, वो है प्रोडक्ट, और उसके अंदर जो 6 पार्ट है उसके बारे में एक एक करके सूचनाओं की इकाइयाँ। पहला पार्ट है यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर वो सारी छोटी छोटी परंतु सार्थक विषय वस्तु संबंधित सूचनाएं, जैसे कोई एक संख्या या एक अक्षर या एक शब्द आएगा। दूसरा है वर्ग या श्रेणी यानी इकाइयों के वर्ग। तो किसी समान विशेषता के आधार पर संप्रत्यय के रूप में विकसित इकाइयों का समूह, जैसे पुरुष प्लस स्त्री का एक समूह होगा जिसे हम जन समूह कहते हैं। तीसरा जो है इकाइयों में संबंध, मतलब संप्रत्ययों को जोड़ने वाला संपर्क सूत्र। चौथा है सूचना प्रणाली यानी सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर संबंधों का संगठित अथवा वर्गीकृत रूप आएगा। फिर पांचवा है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण यानी कि सिस्टम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रत्यावर्तन प्रणाली या रूपांतरण प्रणाली। तो इसके अंतर्गत विशेष सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन लाना या पुनः उसकी संरचना करना। और लास्ट है निहितार्थ प्रणाली यानी सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीकेशन, यानी विभिन्न प्रकार की सूचना सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालना तथा उसे प्रयोग में लाना। तो इस तरह से टोटल 6 पार्ट हो गए हैं ऑपरेशन के। तो जो हमारे पास सबसे पहले कंटेंट था, फिर उसको हमने सेकंड में ऑपरेशन किया, और लास्ट में जो है हमें प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट के तौर पे हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आई। तो अगर हम इसके निचोड़ की बात करें तो गिलफर्ड ने अपने उपरोक्त त्रिआयामी प्रतिमान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि किसी भी मानसिक या बौद्धिक कार्य को करने में प्रत्येक आयाम से संबंधित कम से कम एक तत्व, यानी 3 जो हमने डायमेंशन पढ़ा, जिसमें कि हमने कंटेंट, फिर हमने ऑपरेशन और प्रोडक्ट पढ़ा, तो उस तीनों में से कम एक, यानी कि कुल मिला के 3 कारकों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लें कि कैलेंडर की सहायता से हमें यह मालूम करना है कि अमुक तिथि को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस बौद्धिक कार्य को करने के लिए विषय वस्तु के रूप में हमें भाषागत बौद्धिक तत्व के रूप में कैलेंडर में छपे हुए शब्द और संख्याओं को पढ़ना और उसका अर्थ समझना अवश्य ही आना चाहिए। इसके बाद जो है ऑपरेशन हेतु हमें स्मृति या संज्ञान से एक विधि यानी चिंतन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर परिणाम के स्वरूप हमें उत्पादन के रूप में अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि हमें कैलेंडर का पता करना है कि अमुक दिन को कौन सी डेट होगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास कंटेंट के रूप में जो है कैलेंडर है, उसमें छपी हुई जो लैंग्वेज है वो है, उसमें छपी हुए न्यूमेरिकल वर्ड्स है। फिर उसको जब हम प्रोसेस करेंगे, थिंकिंग करेंगे, फिर उसकी बेसिस पे हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि कौन से दिन को कौन सी तारीख आएगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जेपी गिलफर्ड ने जो थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट दी थी या मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया था, उसके उन्होंने 3 जो है डायमेंशन बताए, जिसमें कंटेंट, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट्स की बात उन्होंने की। कंटेंट्स के अंदर उन्होंने 5 पार्ट बताए, ऑपरेशंस के अंदर उन्होंने 6 पार्ट बताए और प्रोडक्ट्स के अंदर उन्होंने 6 पार्ट बताए। तो इस तरह से उन्होंने सभी पार्टों को मल्टीप्लाई किया और कुल 180 एलिमेंट्स या फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया कि जो बुद्धि में यानी मनुष्य की किसी मानसिक प्रक्रिया को करने में काम आता है, यानी बुद्धि को डिसाइड करने में इस 180 फैक्टरों का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल AR कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।